तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के बारे में। बच्चों, बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 8 है। कौन सा लेक्चर है बच्चों? ये लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हमने पूरी कंप्लीट बायोलॉजी को फिनिश कर लिया है। और ये आज जो है हमारा लास्ट लेक्चर है। आज तक हमने पूरी बायोलॉजी का लगा के एवोल्यूशन चैप्टर से सारे क्वेश्चंस को, सारे टॉपिक को कवर अप कर लिया। बच्चों, मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने इस पूरी सीरीज को अच्छे से देखा होगा, आपने शुरू से अंत तक अगर आप लगे रहे होंगे इस सीरीज में, तो मैं कहता हूँ आप जब बायोलॉजी का एग्जाम देने जाओगे एग्जाम हॉल के अंतर्गत, तो मैं कहता हूँ आपका पेपर एकदम बेहतरीन तरीके से होने वाला। तो जो भी बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, मैं उनसे रिकमेंड करूंगा कि आप इस पूरी सीरीज को अच्छे से देख लें एक बार। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, मॉडल पेपर को सॉल्व कर लें और आसानी से आप बोर्ड एग्जाम देकर आएँ। आपका एग्जाम जो है काफ़ी अच्छा होगा। इसीलिए आप पूरी सीरीज को फॉलो कीजिए, हर एक क्वेश्चन को समझ लीजिए। इस सीरीज में आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को कवर अप किया गया। ये आज जो हमारा 8वां लेक्चर है, आज तक हमने एंडिंग हो जाएगी। बायोलॉजी में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ा है जो आपके सिलेबस से बाहर हो और आपके सिलेबस में हो और मैंने ना पढ़ाया हो। यानी कि ना बाहर का लिया है ना अंदर का छोड़ा है, हर एक टॉपिक को कवर अप किया है। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मॉडल पेपर या क्वेश्चन पेपर में मुझे फंसता है, बाई चांस कोई ऐसा क्वेश्चन फंस जाएगा जो मैंने नहीं बताया, तो उसको मैं बता दूंगा एक शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत। अर्थात बायोलॉजी में आज मैं फिनिश कर रहा हूं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं, इससे अलावा जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे हमारे इस चैनल पर। और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा कि अब आप लोगों को मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाए। तो देखिए बच्चों, आज हमारा जो पहला टॉपिक है, क्वेश्चन है, आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि बायो रिएक्टर या जैव रिएक्टर क्या है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बायो रिएक्टर या फिर जैव रिएक्टर पर टिप्पणी कीजिए। इस तरीके से आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं एक इस पर बायो रिएक्टर होता क्या है इसके बारे में मैं लिखना होता है। बायो रिएक्टर को ही बच्चों हम जैव रिएक्टर कहते हैं। सेम चीज़ होती है, कभी कभी बायो रिएक्टर लिख कर आ जाता है, कभी कभी जैव रिएक्टर बोर्ड एग्जाम में लिख कर आ जाता है। देखिए, व्यावसायिक दृष्टि से इच्छित उत्पाद के लिए, देखियो जो व्यावसायिक यानी कि बहुत व्यावसायिक दृष्टि का मतलब यानी कि एक बड़े पैमाने पर इच्छित उत्पाद अधिक उत्पादन के लिए, इच्छित उत्पाद जो होता है उस उत्पाद के अधिक उत्पादन के लिए बायो रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि व्यावसायिक दृष्टि पर अगर हमें कोई इच्छित उत्पाद बनाना है, उस इच्छित उत्पाद के उत्पादन को अगर हमें बढ़ाना है यानी कि अधिक उत्पाद करना है, इसके लिए हमें किसका प्रयोग किया जाता है? बायो रिएक्टर का प्रयोग करते हैं या बायो रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा 100 से 1000 लीटर तक का संवर्धन माध्यम तैयार किया जा सकता है। यानी कि हम अपने अनुसार कोई भी माध्यम इसमें 100 से 1000 लीटर तक का हम तैयार कर सकते हैं। इसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं एवं मानव की कोशिकाओं का संवर्धन किया जाता है। यानी कि इसमें क्या करते हैं हम, सूक्ष्म जीव जो हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, और आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, और एनिमल जो ह्यूमन विंग्स की सेल्स होती हैं उनका हम यहाँ पर सूक्ष्म प्रवर्धन करते हैं। और ये बायो रिएक्टर 2 प्रकार के होते हैं। याद रखना है कि बायो रिएक्टर 2 प्रकार के होते हैं। पहला रिएक्टर कौन सा होता है? साधारण बिलोडक हाउस रिएक्टर, और दूसरा होता है दंड बिलोडक हाउस रिएक्टर। इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, 1 से 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में यहाँ तक पूछा जाएगा और आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि PVR 322। देखिए, PVR 322 क्या होता है? कभी कभी इसका फुल फॉर्म ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो फुल फॉर्म के साथ साथ अगर इस पर कभी भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो भी ना छूटे, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए, पी जो है बच्चों ये प्लाज्मिड से लिया गया है, बी बोलिवर से लिया गया है, और आर क्या है? रोड्रिगेज से लिया गया। 322 इसका एक क्रमांक नंबर। ये सारी चीज़ें भी मैं बताऊँगा आपको। देखिए, सभी प्राकृतिक संभागों में संवर्धन के सभी गुण उपस्थित नहीं होते। देखो, अगर जो भी प्राकृतिक संभाग है उनमें सभी गुण उपस्थित नहीं होते, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की, हम अपने अनुसार सूक्ष्म प्रवर्धन माध्यम जो होता है एक व्यावसायिक उत्पन्न के लिए रिएक्टर का प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम संवर्धन माध्यम तैयार कर सकते हैं। यानी कि सभी ऐसे जीव होते हैं जिसमें संवहन के सभी गुण उपस्थित नहीं होते। ठीक है, इसमें आवश्यकता अनुसार जीन को जोड़कर हमें जिस जीन की आवश्यकता है उस जीन को हम जोड़ेंगे, और अवांछित जीन यानी कि जिस समय में नहीं चाहिए उस जीन को हटाकर एक आदर्श संभाग तैयार किया जाता है। जैसे बच्चों की PVR 322 जो है, एक जो PVR 322 जिसके बारे में पढ़ते हैं, क्या किया गया? ई कोलाई बैक्टीरिया से तैयार की गई। याद रख लेंगे, इस ई कोलाई का मतलब फुल फॉर्म होता है ई फॉर इशरिचिया, की फॉर कोलाई। इशरिचिया कोलाई से तैयार किया गया। इसमें जैसे हम PVR सभी के बारे में देखिए, P बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से लिया गया, यानी कि जो P है वो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से संबंधित है। B वैज्ञानिक के नाम यानी कि बोलिवर से संबंधित है। R रोड्रिगेज से लिया गया है। और जो बच्चों यहाँ पर PVR 322 आप देख रहे हैं, ये 322 इसका क्या है? क्रमांक नंबर है। क्या है? एक सीरियल नंबर इसको हम कह सकते हैं। क्या है जो इसका क्रमांक नंबर? तो 2 टॉपिक हैं, PVR 322 और बायो रिएक्टर या फिर जैव रिएक्टर। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में इससे क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है BT फसलें। अब देखिए, BT बैंगन और BT कपास काफ़ी ज़्यादा
आते हैं, तो अगर आपको पता होगा कि बीटी फसलें होती क्या है तो आप इजली से इन सभी के बारे में लिख पाओगे। देखो, बीटी जो होता है मृदा में पाए जाने वाला एक क्षण आकार का बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? एक मृदा जो हमारी मिट्टी उसमें पाया जाने वाला एक क्षण आकार का बैक्टीरिया होता है जिसका नाम बी फॉर बैसिलस, टी फॉर थ्यूरिंजियंसिस, यानी कि जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस। ठीक है, जिसका नाम बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस है। ठीक है, इसमें एक जीन जिसका नाम है क्राइजीन, देखो इसमें एक जीन होता है और जिसका नाम है क्राइजीन, क्राइजीन पाया जाता है। समझो, मृदा में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस, उसके अंदर एक जीन पाया जाता है जिसका नाम है क्राइजीन, जो एक प्रोटीन बनाता है। जो क्या करता है बच्चों? एक ऐसी प्रोटीन बनाता है जिसे प्रोटॉक्सिन कहते हैं। जो प्रोटीन बनाता है, जो एक क्राइजीन के कारण जो बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस है वो एक प्रोटीन बनाता है और उस प्रोटीन को बच्चों हम प्रोटॉक्सिन कहते हैं। समझ में आ गया? आई होप यहाँ तक आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी। यहाँ तक क्या है कि मृदा होती है, मिट्टी में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस, उसमें एक जीन पाया जाता है जिसका नाम है क्राइजीन। इस जीन के कारण एक प्रोटीन बनती है और जिसे प्रोटॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, ये प्रोटॉक्सिन जो बैक्टीरिया होता है उसमें क्या होती है? निष्क्रिय रहते हैं। ये प्रोटॉक्सिन जो होते हैं बैक्टीरिया में निष्क्रिय रहते हैं, यानी कि एक्टिव नहीं रहते, इनएक्टिव रहते हैं। फिर इसके जीन को बैक्टीरिया द्वारा, इसका जो जीन है इस जीन को, क्योंकि मृदा में पाया जाता है, प्लांट मृदा में लगता है, फिर इसके जीन को बैक्टीरिया द्वारा पौधे में ट्रांसफर कराया जाता है। जो जीन है इसके जीन को, जो क्राइजीन है, जो एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है प्रोटॉक्सिन, जो बैक्टीरिया में निष्क्रिय है, लेकिन इसको क्या कराया जाता है? इसको पौधों में क्या कराया जाता है? ट्रांसफर कराया जाता है। जीन गन वगैरह जो प्रयोग होते हैं जिसके माध्यम से करा सकते हैं, कराया जाता है। अब पौधों में क्राइजीन होने के कारण अब जैसे इसका बैक्टीरिया जो क्राइजीन था उसको मैंने उसके अंदर प्रवेश कराया, जीन को, बैक्टीरिया के जीन को। अब जो जीन जो था वो जो प्रोटीन बना रहा था, यानी कि क्राई प्रोटीन बना रहा था, क्राइजीन, तो उसको क्राइजीन जो था वो उसमें पौधे में पहुंच गया। अब जो बच्चों जीन था वो पौधे में पहुंच गया तो वो वही काम करेगा जो बैक्टीरिया में कर रहा था। अब जीन के कारण प्रोटॉक्सिन प्रोटीन का निर्माण होने लगता है। अब क्या होगा? उस जीन पहुंच जाने के कारण जो हमारा प्लांट होगा, उस प्लांट के अंदर वो जो प्रोटॉक्सिन प्रोटीन है उसका निर्माण होने लगेगा। देखो, जो पौधों में भी निष्क्रिय होती, देखिए बैक्टीरिया में भी निष्क्रिय थी और प्लांट्स में भी निष्क्रिय होती है, लेकिन कोई भी कीट पौधे को खाएगा, जैसे ही उस पौधे को कोई भी कीट खाएगा तो उसमें प्रोटॉक्सिन सक्रिय हो जाती है और जहर उत्पन्न करने लगती है। फिर जहर कीट के अंदर जाने पर वह मर जाता है। देखो होता क्या है, एक क्यों पौधों में सक्रिय नहीं होती? देखो, एक जो क्राइजीन है, प्रोटॉक्सिन प्रोटीन है, इसको जैसे ही क्षारीय माध्यम मिलता है, कैसा माध्यम मिलता है? क्षारीय माध्यम। ये क्या होता है? क्षारीय माध्यम में सक्रिय हो जाती है। इसको आप एसिडिक में डाल दिए, इनएक्टिव रहेगी। क्षारीय माध्यम में क्या होती है बच्चों? एक्टिव हो जाती है। ठीक है, अब बच्चों जैसे क्षारीय माध्यम में एक्टिव हो जाती है, जब बैक्टीरिया खाता है उसके आमाशय में जाती है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्षार होता है। जैसे ही वहाँ जाता है बैक्टीरिया के अंदर रिएक्शन करता है, वो बैक्टीरिया मर जाता है। यानी कि बच्चों इसका सीधा सेंस मतलब है पौधों को जो बैक्टीरिया नुकसान पहुँचा रहे थे उनको मारने की एक जुगाड़ थी, यानी कि जो भी बैक्टीरिया उस पौधे को खाएगा वो ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हो? जिससे पौधे का जो है वो बच जाएगा। देखिए कभी भी एक बैक्टीरिया एक पौधे को नुकसान नहीं कर सकता। वो उसमें घर बना लेता है, उसमें संतानें करता है, तब वो नुकसान करते हैं, लेकिन वो जो ही खाएगा वो मर जाएगा तो उसको नुकसान नहीं हो जाएगा। तो इसका सीधा साधा मतलब है, इसको अगर हम एक कहानी टाइप में समझें तो मृदा होती है, मृदा में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस। इसके अंदर एक जीन होता है, एक जीन होता है जिसका नाम होता है क्राइजीन। वो एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है प्रोटॉक्सिन। इस प्रोटीन को हम क्या करते हैं बच्चों? हम पौधों के अंदर ट्रांसफ़र कराते हैं और पौधों के अंदर जो जीन है इससे ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके कारण पौधों में भी प्रोटॉक्सिन प्रोटीन बनने लगती है। इसके एक जो मेन चीज़ थी कि प्रोटॉक्सिन प्रोटीन ना ही पौधों में सक्रिय थी ना ही बैक्टीरिया में सक्रिय थी, लेकिन जैसे ही ये पौधों में पहुंचेगी तो प्रोटॉक्सिन प्रोटीन पौधों में बनेगी और जो भी पौधे को खाएगा बैक्टीरिया, यानी कि जो भी कीट जो है पौधों को खाएगा, उस प्रोटीन जो उसका प्रोटॉक्सिन जो था, एक जहर था, वो उस कीट के अंदर जाएगा और कीट के अंदर जाते ही जैसे उसको क्षारीय माध्यम मिलेगा वो वहाँ पर सक्रिय हो जाएगा और जैसे ही जब वो जहर सक्रिय होगा कीट की मृत्यु हो जाएगी।
टाटा फिश हो जाएगा। आई होप आपको बीटी जो फसलें होती हैं उनके बारे में समझ आ गया होगा, यानी कि बीटी कपास में भी ऐसा ही होता है, बीटी बैंगन में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है बच्चों फ्लेवर स्लेवर टमाटर। देखो ये फ्लेवर स्लेवर टमाटर जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक चैप्टर समझ लीजिए, एक टॉपिक समझिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये यहाँ पर मेन खेल जो होता है, बीटी फसल में हम क्राइजीन की बात कर रहे थे, यहाँ पर पीजी जीन का, पॉलीग्लुटामिक जो होता है एक जीन होता है, उसका मेन खेल होता है। ठीक है, समझो टमाटर की पैक्टिन में, टमाटर की जो पैक्टिन होती है उसमें पीजी जीन बनता है। टमाटर की पैक्टिन में क्या होता है, एक जीन बनता है जिसे कहते हैं पीजी जीन, यानी कि ये जीन एक एंजाइम बनाता है। एक जीन जो ये जीन है ये क्या होता है, एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है पॉलीग्लैक्ट्रॉनिक, हाँ पॉलीग्लैक्ट्रॉनिक, हाँ यहाँ हिंदी में लिखा है पॉलीग्लैक्ट्रॉनिक, जिसका नाम क्या है बच्चों, एक एंजाइम बनाता है, उस एंजाइम का नाम है पॉलीग्लैक्ट्रॉनिक। और वहाँ पर एक एंजाइम बन रहा था जिसका प्रोटीन नाम, जो जहर बन रहा था जिसका नाम था प्रोटॉक्सिन, जो कि बीटी में पड़ा था। एक जीन होता है पॉलीग्लैक्ट्रॉनिक, ये जीन अल्फा 1,4 बॉन्ड को लूज यानी कि नरम कर देता है। इस जीन का काम क्या होता है बच्चों, ये जो प्रोटीन है एंजाइम है, इसका काम होता है कि ये जो जीन होता है, जो जीन होता है इसका काम होता है अल्फा 1,4 डाई बॉन्ड जो होता है, अल्फा 1,4 बॉन्ड जो होता है उसको लूज करना है, यानी कि लूज करने का मतलब होता है नरम करना, जिसकी वजह से टमाटर जल्दी पक जाता है। अब आप देख रहे हैं मार्केट में ऐसे टमाटर आते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक नहीं पकते, कलर उनका रेड रहता है, लेकिन उनका जो पकते नहीं है जल्दी से। होता क्या है, इसका जो पीजी जीन था, पॉलीग्लैक्ट्रॉनिक जीन था, उसको क्या कर दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है। और जिसकी वजह से होता क्या है, जो जीन है इसके वो मतलब पॉलीग्लैक्ट्रॉनिक जो एंजाइम बनाता था वो जीन, उसको क्या कर दिया, निष्क्रिय कर दिया था, जिससे होता क्या है, अल्फा 1,4 बॉन्ड जो है लूज नहीं होता, इसी वजह से टमाटर नहीं पकता है। लूज होने की वजह से टमाटर जल्दी पक जाता है। तब फ्लेवर स्लेवर टमाटर बनाने के लिए पीजी जीन को निष्क्रिय कर दिया जाता है, यानी कि जैसे में फ्लेवर स्लेवर टमाटर बनाना है तो पीजी जीन जो था उसे क्या कर देंगे, निष्क्रिय कर देंगे, इनएक्टिव कर देंगे। देखो बच्चों, जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा या जीन सर्जरी, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, चीज़ एक ही होती, चाहे आप इसको जीन थेरेपी कहें, जीन चिकित्सा कहें या फिर आप जीन सर्जरी कहें। ठीक है, देखो होता क्या, आनुवांशिक रोग की चिकित्सा के लिए, आनुवांशिक रोगों की अगर हमें चिकित्सा करना है, उसकी रोगों का ट्रीटमेंट करना है के लिए रोगी की कोशिकाओं एवं ऊतकों में उस रोग के सामान्य क्रियाशील जीन को प्रविष्ट कराने या फिर त्रुटिपूर्ण जीन में आवश्यकता अनुसार सुधार या परिवर्तन कराने को जीन थेरेपी कहते हैं। बच्चों समझो, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें कोई ऐसी प्रोटीन, ऐसा जीन है, वो ऐसी प्रोटीन या एंजाइम बना रहा है जो आनुवांशिक डिसऑर्डर है, यानी कि आनुवांशिक बीमारी है। हम क्या करेंगे, उस जीन को हटा लेंगे, उस जीन को निकाल देंगे और एक अच्छा जीन डाल देंगे जो उस चीज़ को रिपेयर कर सके। ये जो क्रिया होगा, इस प्रोसेस होगा आनुवंशिक सूचना, आनुवंशिक जो डिसऑर्डर था उसको सही करने, इसे ही जीन थेरेपी कहते हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, संरूपण किसे कहते हैं, वे प्राणी या वे जीव जो अपने आंतरिक पर्यावरण को स्थिर नहीं रख पाते हैं उन्हें संरूपण कहते हैं। यानी कि वे प्राणी या वे जीव जो अपने आंतरिक पर्यावरण को स्थिर नहीं रख पाते, कांस्टेंट नहीं रख पाते, उन्हें हम संरूपण कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अगला देखिए, समस्थैतिक किसे कहते हैं, यानी कि जैसे हम समरूपण क्या कहते हैं, जो भी अपने पर्यावरण को स्थिर नहीं रख पाते उन्हें संरूपण कहते हैं, तो हम समस्थैतिक किसे कहते हैं, छोटी छोटी परिभाषा या जिनको हम टिप्पणियाँ कहते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। कुछ जीव अपने आंतरिक वातावरण और पीएच को स्थिर बनाए रखने की क्षमता रखते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने आंतरिक वातावरण और पीएच मान को बनाए रखने की क्षमता रखते हैं, जिसे समस्थैतिक या ऐसे जीव जिन्हें नियामक जीव कहते हैं, जो अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं वातावरण के अनुसार, आंतरिक वातावरण और पीएच को बनाए रखने की क्षमता होती है। ठीक है, अब बच्चों आता है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। देखिए, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली भिन्नता को ही हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के जनक एडवर्ड ओ विल्सन हैं। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, यानी कि फादर ऑफ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, तो आप लिखेंगे एडवर्ड ओ विल्सन। कब मनाया जाता है? 22 मई को। होता क्या है देखिए बच्चों, जैव विविधता क्या होती है, कई प्रकार की होती है। आनुवंशिक जैव विविधता,
पारिस्थितिक जैव विविधता और जातीय जैव विविधता। देखो, आनुवंशिक जैव विविधता की अगर हम बात करते हैं तो आपके भाई बहन में कुछ ना कुछ जरूर अंतर होगा। आपके पिता और आपके दौआ या चाचा में जरूर किसी ना किसी में अंतर होगा। आप में आपके चाचा में जरूर किसी ना किसी का अंतर होगा, यानी कि सेम बिल्कुल नहीं होंगे, सिर्फ समान जुड़वा को अगर हम छोड़ दें, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं, यही जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी यही है। यानी कि जो एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं, ये जैव विविधता कौन सी हो गई? आनुवंशिक। यानी कि आप आनुवंशिक रूप से एक ही है, लेकिन आनुवंशिक जैव विविधता। अब जातीय जैव विविधता क्या होती है? आप एक मानव जाति में रहते हैं, जानवर जो होते हैं एक अपने वो भी एक पशु जाति के हैं, पक्षी जाति के हैं। तो क्या होता है, पक्षी आपके समान दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। जानवर आपके समान दिख रहे हैं, या आप जानवर के समान दिख रहे हैं, या हम लोग पक्षियों के समान दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये क्या हो गई? पक्षी जो जातीय जैव विविधता हो गई, यानी कि एक जाति के दूसरे जाति में नहीं। अब पर्यावरणीय जैव विविधता क्या होती है? जो व्यक्ति हिमालय पर रहते हैं उनका आप देखिए, और कुछ व्यक्ति जो आप केरला की साइड में जाइए वहाँ देखिए, कुछ व्यक्ति इंडियन के देखिए, कुछ साउथ अफ्रीका के देखिए, कुछ वेस्ट इंडीज के देखिए, कुछ इंग्लैंड के देखिए, कहीं के बिल्कुल गोरे, कहीं के बिल्कुल काले। तो क्या हो गई? पर्यावरणीय जैव विविधता, पारिस्थितिक जैव विविधता, यानी कि हर जगह पर अलग अलग है। तो ये सारी जैव विविधता होती हैं, इन पर हम एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, उसमें पूरी जैव विविधता को कवर अप करूंगा। अगला टॉपिक है IUCN। देखिए IUCN जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज होता है, आप इसको लिख लेंगे, गूगल सर्च करके कहीं से भी आप लिख ले लेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज होता है, ठीक है। मैं फिर बता दे रहा हूँ, ठीक है। वन्य जीवों को विलुप्त होने से बचाने के लिए, जो हमारे वन्य जीव होते हैं इनको विलुप्त होने से बचाने के लिए संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत हैं। देखिए कई सारी संस्थाएं वो इंटरनेशनल पर कार्यरत हैं, कार्य कर रही हैं, जिसमें से IUCN पहली संस्था है जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ये संस्था 1963 से जीव जंतुओं में विभिन्न जातियां एवं संबंधित रेड डाटा बुक को जारी करती है। मतलब किस जीव में कितनी जातियां बची हैं, कितनी प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं, कितनी जातियां खोजी जा चुकी हैं, कितनी बाकी हैं, यानी कि पूरी जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखती है जो एक संस्था जिसका नाम है IUCN, और जिसका मुख्यालय बच्चों स्विट्जरलैंड में है, जिसकी स्थापना सन 1963 में हुई थी। और इसकी जो एक देश ने, इसमें कई सारे देश मिलकर कार्य करते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला बच्चों हमारा टॉपिक है टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट क्या होता है? देखो बच्चों, चीता परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट। इसमें 1973 में बाघों के लिए एक एक्ट तैयार किया गया। ये IUCN की सहायता से शुरू किया गया। देखो IUCN सभी का रिकॉर्ड रखती है, कौन घट रहा है, कौन बढ़ रहा है। तो क्या किया गया, बाघों के लिए एक टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया सन 1963 ईस्वी में। क्या किया गया, IUCN की सहायता से एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, क्योंकि बाघों की संख्या घटती जा रही थी। आज के समय में बाघों के लिए 53 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। यानी कि आज के इस टाइम में बाघों के लिए 53 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। अब एक दो बढ़ सकते हैं, डाटा अलग हो सकता है, लेकिन अगर आप 53 भी बोर्ड में लिख के आ रहे हैं, एक नंबर भी नहीं क्यों काटेगा। मेन है इसकी परिभाषा। इसमें से अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कान्हा बाघ राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय बाघ राष्ट्रीय आरक्षित क्षेत्र या राष्ट्रीय उद्यान भी हम कह सकते हैं, कभी कभी इस बोर्ड में लिख कर आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि कान्हा बाघ आरक्षित क्षेत्र और आपका काजीरंगा बाघ आरक्षित क्षेत्र। काजीरंगा जो है आपके असम में है और कान्हा जो है मध्य प्रदेश में। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि काजीरंगा कहाँ बाघ आरक्षित क्षेत्र स्थित है, तो आप बताएंगे असम में है। कान्हा पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में, ठीक है। वैसे ही जैसे टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया, वैसे सेम इसी प्रकार से एक एलिफेंट प्रोजेक्ट भी तैयार किया गया, यानी कि हाथी परियोजना। भारत में जंगली हाथियों की सुरक्षा के लिए 1992 में, देखिए याद रखना, हाथी परियोजना 1992 में चली थी। टाइगर प्रोजेक्ट आपका 1973 में चला था। में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई, यानी कि टाइगर परियोजना के बाद में, ठीक है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 30 हाथी आरक्षित क्षेत्र स्थापित करने का प्रावधान है, ठीक है। स्याला हाथी आरक्षित क्षेत्र जो आपके आंध्र प्रदेश में, मैसूर हाथी आरक्षित क्षेत्र जो आपके कर्नाटका में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बच्चों बात कर लेते हैं कुछ राष्ट्रीय उद्यान की, यानी कि कुछ नेशनल पार्क की। नेशनल पार्क होते क्या हैं? वह क्षेत्र जो वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित होता है, यानी कि जो नेशनल पार्क होते हैं वो वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित होते हैं, जहाँ शिकार खेलना, पशु चराना, फसल बोना
निषेध है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। ऐसी जगह है जहाँ पर ये सारी चीज़ें मना होती हैं, जैसे आप वहाँ पर शिकार नहीं खेल सकते हैं, पशु नहीं चरा सकते हैं, फसल नहीं बो सकते हैं, सारी चीज़ें मना होती हैं। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कहलाते हैं। इन क्षेत्रों में जंतुओं या प्राणियों तथा पादप वनस्पतियों दोनों को संरक्षण किया जाता है, सभी को संरक्षण किया जाता है। जैसे बच्चों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे क्या हैं? राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। अब बच्चों बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म हैं जो कि मुझे पढ़ना चाहिए। मैंने बताया था IUCN के बारे में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल, अब नेचुरल रिसोर्सेस भी कहीं पर लिख कर आ रहा तो नेचर तक भी आप सही रख सकते हैं। ठीक है। IUD का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, आप जब जनन स्वास्थ्य वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है। और कभी कभी आपको लिखा मिलेगा वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, इतना भी लिख के मिलता है तभी सही है। RDV रेड डाटा बुक याद रखें। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों ये जो बायोलॉजी थी इसको आज हम कर रहे हैं एंड। आज तक हमने इसमें 8 लेक्चर को अपलोड किया है। प्रत्येक लेक्चर 20 से 30 मिनट या फिर 10 से 15 मिनट का है, यानी कि अगर आप इन सभी लेक्चर्स को जोड़ेंगे तो 1.5 से 2 घंटे के बनेंगे, जिसमें मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कराए हैं। बच्चों इन सभी नोट्स का अगर आपको PDF चाहिए इन नोट्स का, तो मैं आपको अपने व्हाट्सअप चैनल का लिंक बता दे रहा हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, SP स्टडी क्लासेस इंस्टाग्राम पर सर्च करके आपको इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमें DM कर देना। मैं वहाँ पर इसको आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूँगा, ताकि आप बायोलॉजी का जो रिवीजन है आप सारे लेक्चर देख लें, नोट्स बनाने का प्रयास ना करें, डायरेक्टली आप वहाँ से पढ़ सकें। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।